जी दोस्तों, नमस्कार। हमारी बेसिक कंसेप्ट की क्लास जो थी पार्ट 1 उसका मैं करवा चुका था। पार्ट 2 के रूप में आज की क्लास है। कुछ बच गया था उसके अंदर, बेसिक कंसेप्ट के अंदर, वो चीज़ आज हम लेते हुए चलते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में सारी बातें कर ली थी। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया था वन एग्जाम डॉट इन पर बैच पी लॉन्च है यूजीसी नेट का। आप वहां जाके उसको भी बाय कर सकते हो। ठीक है, चलो। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट की सारी बातें कर चुके थे अपन। आज की क्लास में अभी जो हम आगे उसको प्रोसीड करते हैं सेकंड पार्ट के अंदर, और बात करते हैं हम बेसिक कंसेप्ट के आगे का पार्ट की। ठीक है, डेफिनेशन में मैं यहां तक आपको असेसी की डेफिनेशन क्या है ये बता चुका था। असेसी कौन होता है? जो टैक्स पेयर, सिंपल सिंपल सी बात की अगर समझ जाए तो कौन होता है? टैक्स पेयर को ही इनकम टैक्स के अंदर असेसी कहा जाता है। असेसमेंट यानी उस साल का कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन हमेशा ही किया जाता है एक साल, वर्तमान साल में कैलकुलेशन किया जाएगा पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का। तो इसको बोला जाता है असेसमेंट ईयर, और पिछले साल को बोला जाता है प्रीवियस ईयर, जिसका दूसरा नाम क्या था? फाइनेंशियल ईयर। ये भी अपन कर चुके थे एक अलग से स्लाइड के अंदर। ठीक है, चलो। पर्सन की डेफिनेशन में मैं आपको बता चुका था, इतने तरह के पर्सन सारे इसकी डेफिनेशन में आते हैं, जिसमें इंडिविजुअल आप और हम, नॉर्मल इंडिविजुअल है वो। एचयूएफ मैंने बताया था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, जिसके अंदर इसके बारे में बताया था कि पूरी फैमिली में कर्ता होता है। फैमिली का जो मुखिया होता है, जो मेन आदमी होता है, मुखिया होता है, उसे कर्ता कहा जाता है, और वो कर्ता फैमिली का मुखिया होता है। और फैमिली में दूसरे लोग हो गए, चाहे इसके इस कर्ता के दो भाई हो गए, ब्रदर 1 ब्रदर 2, फिर इसके 3 बच्चे हो गए, सन 1 सन 2 सन 3, फिर इन ब्रदर्स के भी सन हो गए। तो ये सारा फैमिली बिजनेस के रूप में जो चलता है, तो उसे बोला जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। वो भी उनका बिजनेस होता है। इसका भी पैन कार्ड अलग से बनता है, और इस तरीके से इसका भी रिटर्न अलग से जाता है इनकम टैक्स में। इसकी भी कैलकुलेशन अलग से होती है। और जो मेन इन सबका जिम्मेदार आदमी होता है, जिसको एक आदमी को जिम्मेदार देनी पड़ेगी इनकम टैक्स के रूप में, वो होता है कर्ता कहा जाता है। उसको क्या बोला जाता है? कर्ता। ठीक है, याद रखना है इसको, इतनी सी बात याद रखना है आप उसको। उसको क्या बोला जाता है? कर्ता कहा जाता है। और कर्ता को हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे कि वो क्या है? इंडिविजुअल है। वो क्या है? इंडिविजुअल। यानी नॉर्मल इंडिविजुअल को कैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरते, वैसे वैसे कर्ता का भी भरा जाएगा। ठीक है, कंपनी की डेफिनेशन मैंने कहा आपको अलग से एक स्लाइड में बताऊंगा। फर्म क्या होता है? एओपी बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मैं बता ही चुका था। जैसे कि टेम्पल्स, मस्जिद हो गई, ये क्या बोलते हैं, चर्च हो गए। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। भगवान को भी क्या माना जाता है? यानी आइडल्स जो होती है, जो मूर्तियां होती है, उनको भी क्या माना जाएगा इनकम टैक्स की नजरों में? एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल है और जुडिशियल पर्सन मानेंगे हम उसको। ठीक है, ओके। चलो कंपनी की बात करते हैं। कंपनी की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या दे रखी है? कंपनीज एक्ट के अंदर जो दे रखी है, दे रखी कंपनीज इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कंपनी को किस किस को कंपनी माना जाएगा, या कंपनी की डेफिनेशन क्या है, या हम कंपनी किसको मानेंगे? कंपनी पे इनकम टैक्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि सर पर्सन की डेफिनेशन में कंपनी का नाम आया हुआ है, तो इनकम टैक्स तो उस पर लगेगा लगेगा। पर कंपनी होती क्या है? सर कंपनी वही जो इनकम कंपनीज एक्ट 2013 में जो बता रखा है, बिल्कुल वो तो है ही है, लेकिन कंपनीज इनकम टैक्स किस चीज को कंपनी मानता है उसको हम पढ़ लेते हैं। उसकी डेफिनेशन अलग से दे रखी है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 17। याद रखना, हम सेक्शन को ऐसे लिखेंगे, अंडर सेक्शन लिखते हैं ना, यानी यूएस, यानी अंडर सेक्शन 2, और उसका सब सेक्शन 17। सब सेक्शन का मतलब होता है सेक्शन के अंडर में सब सेक्शन। ठीक है, तो उसको हमेशा इस तरीके से लिखा जाएगा, 270 बोला जाता है। ठीक है, तो 270 सेक्शन 2 के सब सेक्शन 17 में कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है। किसमें? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। चलो, क्या डेफिनेशन है उसको जरा सा थोड़ा सा एलोबरेट कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है उसमें बोल रहा है? एनी इंडियन कंपनी। कंपनी कौन सी होगी? कि हर वो इंडियन कंपनी जो इंडियन कंपनी मानी जाएगी कंपनीज एक्ट के अंदर, वो सारी की सारी कंपनीज यहां पे भी क्या मानी जाएगी? कंपनी मानी जाएगी। तो एनी इंडियन कंपनी, एनी इंडियन कंपनी। और इंडियन कंपनी की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 226 में अलग से दे रखी है, जो अपन यहां पे पढ़ेंगे 226 में मैंने वो भी डाल रखा है। तो आप सीधा सीधा मोटा मोटी बात समझिए कि कंपनी का मतलब क्या हुआ? एनी इंडियन कंपनी। अच्छा, इंडियन कंपनी दूसरा, और एनी फॉरेन कंपनी, उसको भी हम कंपनी मानेंगे। सीधी सी बात है, कंपनी तो है ही है, चाहे इंडियन या फॉरेन। तो एनी इंडियन कंपनी, एनी फॉरेन कंपनी, एनी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन और बॉडी विच इज असेसेबल एज ए कंपनी बाय एक्ट। इस एक्ट के अंदर किसी भी, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, कोई संस्थान हो, चाहे कोई बॉडी हो, चाहे कोई एसोसिएशन हो, ठीक है, या ग्रुप ऑफ पर्सन, कुछ लोगों का समूह हो, अगर उसको इस एक्ट के अंदर मान लिया गया कि आज से इसको कंपनी मानेंगे, तो यहां पे भी उसको कंपनी माना जाएगा। यानी एक सीधी दादागिरी सीधी एक्ट की। एक्ट ने बोला कि भाई इंडियन कंपनी तो कंपनी मानेंगे मानेंगे, फॉरेन कंपनी को कंपनी मानेंगे मानेंगे। इसके अलावा इस एक्ट में और किसी को भी कंपनी कह दिया अगर, तो वो भी कंपनी मानेंगे। और
एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी विच इज डिक्लेयर्ड बाय ऑर्डर ऑफ द सीबीडीटी एज कंपनी। अगर सीबीडीटी बताया था कल मैंने आपको, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर उसने भी अपने किसी ऑर्डर के द्वारा डिक्लेरेशन बाय एन ऑर्डर, सीबीडीटी ने किसी भी संस्थान या किसी भी एसोसिएशन को कंपनी बोल दिया, तो आज से वो भी कंपनी मानी जाएगी। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 217 के अंदर। यानी कंपनी की डेफिनेशन सीधी क्या बोली? हर वो इंडियन कंपनी जो सेक्शन 226 में हमने बताई है, क्या बताई वो भी पढ़ेंगे। हर फॉरेन कंपनी, किसी प्रकार का इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, बॉडी हो, चाहे सीबीडीटी ने डिक्लेयर करके बोला हो ये कंपनी है, चाहे इस एक्ट में बोला हो कि ये कंपनी है, तो वो भी कंपनी मानी जाएगी। सिंपल सी बात। 4 इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी और सारे इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी जो डिक्लेयर करके बोल दिया गया है कंपनी है, तो कंपनी मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इंडियन कंपनी क्या होता है उसको समझते हैं। इंडियन कंपनी यानी डोमेस्टिक कंपनी। इंडियन कंपनी यानी डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी क्या होता है? डोमेस्टिक कंपनी यानी घरेलू कंपनी। सीधी सी अगर नॉर्मल हिंदी में बात करते तो डोमेस्टिक कंपनी किसको बोलेंगे? घरेलू। और बाहर की होगी तो उसको क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी भी कंपनी है और घरेलू कंपनी भी कंपनी है। घरेलू कंपनी कौन सी होती है? एक तो होगी इंडियन कंपनी, जिसके नाम में ही इंडियन है, वो क्या हो जाएगी? घरेलू डोमेस्टिक कंपनी। ठीक है, सिंपल सी अगर मैं एक थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा हो तो मैं बता दूं, कंपनी हमेशा 2 तरह की होती है, एक होती है डोमेस्टिक और एक होती है फॉरेन। ठीक है, फॉरेन यानी बाहरी, डोमेस्टिक यानी अपने घर की। डोमेस्टिक कंपनियां किस किस प्रकार की होती है? एक तो होती है डोमेस्टिक इंडियन कंपनी, जिसका नाम ही इंडियन कंपनी हो गया, डोमेस्टिक कंपनी। और एक और भी कोई डेफिनेशन दे रखी है, वो भी डोमेस्टिक कंपनी मानी जाएगी इंडियन कंपनी के अलावा। चाहे वो इंडियन कंपनी नहीं हो तो उसको भी डोमेस्टिक कंपनी माना जाएगा। और फॉरेन कंपनी तो वो सारा जिसका बिजनेस भारत में नहीं हो, वो सारी फॉरेन कंपनी माना जाएगा। बिजनेस यानी मेन ऑफिस भारत में ना हो, वो फॉरेन कंपनी माना जाएगा। ठीक है, तो डोमेस्टिक कंपनी माने क्या? डोमेस्टिक कंपनी माने एक तो इंडियन कंपनी जो मैंने आपको बता दी, एक तो इंडियन कंपनी, और दूसरा और एनी अदर कंपनी विच हैज मेड प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट फॉर द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन इंडिया। यानी इसके अलावा इंडियन कंपनी तो है ही है, उसके अलावा कोई और कंपनी है जिसने पुख्ता इंतजाम किया है, प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट फॉर द डायरेक्शन एंड फॉर द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन इंडिया। यानी ऐसी कोई कंपनी जिसने यहाँ पे भारत में पुख्ता इंतजाम किया है कि भारत में ही हम डिविडेंड का डिक्लेरेशन भी करेंगे और भारत में ही डिविडेंड का पेमेंट भी करेंगे, इस तरह की कंपनी को भी हम क्या मानेंगे? डोमेस्टिक कंपनी मानेंगे, भारतीय कंपनी मानेंगे। इंडियन कंपनी तो है ही है, इसके अलावा इस तरह की कंपनियों को भी हम क्या मानेंगे? डोमेस्टिक कंपनी मानेंगे, घरेलू कंपनी मानी जाएगी। ठीक है, इंडियन कंपनी जो बार बार आ रहा है, जो डोमेस्टिक कंपनी एक तरीके से, उसकी डेफिनेशन क्या है? वो बोलता है जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, व्हेन बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाई, दैट कंपनी इज बिकम इंडियन कंपनी। कौन सी सर्टिफिकेट? ये किस में बोल रखा है? सेक्शन 226 में। सर सेक्शन याद करना है क्या? नहीं, इतना आवश्यक नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ याद करना है आपको। ठीक है, एचयू अपन जब सैलरी पढ़ेंगे तो वहां सेक्शन के साथ मैं पढ़ाऊंगा, तो आपको ऐसे भी वो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो उस कंपनी को इंडियन कंपनी कहा जाता है। कौन सी? द कंपनी शुड फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट कंपनीज एक्ट 2013। पहली बात तो वो क्या रजिस्टर्ड या वो कंपनी बनाई गई हो किसमें? कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो इंडिया की। ठीक है, एंड यानी बोथ कंडीशन, जब बोथ आता है तो बीच में क्या आता है? एंड। अगर दोनों में से एक होगा तो क्या आएगा? और। ये तो बात पता है आपको। एंड लिखा है यानी दोनों कंडीशंस आपको प्रूव करनी पड़ेगी, सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। एक कंडीशन सेटिस्फाई करने से काम नहीं चलेगा। पहला क्या? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर क्या रजिस्टर्ड और फॉर्म बनी हुई होनी चाहिए। दूसरा, द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड प्रिंसिपल ऑफिस शुड बी इन इंडिया। उसका जो मुख्य ऑफिस है, जो हेड ऑफिस है, चाहे रजिस्टर्ड ऑफिस को चाहे प्रिंसिपल ऑफिस को, वो कहाँ होना चाहिए? वो इंडिया, भारत में होना चाहिए। विद इन इंडिया, शुड बी इन इंडिया होना चाहिए। उसे बोला जाएगा इंडियन कंपनी। जब वो इंडियन कंपनी होगी तो वो ऑटोमेटिक क्या होगी? वो डोमेस्टिक कंपनी हो ही गई। डोमेस्टिक कंपनी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इंडियन कंपनी है। ठीक है, और जब डोमेस्टिक कंपनी हो गई तो सीधी सी बात है क्या होगी? वो कंपनी होगी। क्या होगी? वो कंपनी। ओके, यहां तक कुछ प्रॉब्लम, कोई दुविधा नहीं सर? यहां तक हमें कंपनी की डेफिनेशन पता चल गई। बार बार मैं रिवीजन करता जाऊंगा तब आपको और याद हो जाएगी। एक बार में आपको जरा सा लग रहा होगा। ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक्सपीरियंस बोलता है आपको याद हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं? क्योंकि पर्सन की डेफिनेशन में हमने सर ये तो पढ़ लिया कि इंडिविजुअल कौन होता है, इंडिविजुअल पढ़ लिया, एचयूएफ को समझ लिया हमने, अब कंपनी भी समझ लिया। सेक्शन 217 में जो कंपनी है वो सारी यानी डोमेस्टिक, इंडियन, फॉरेन, ये सब कंपनियां मानी जाएगी, या फिर सीबीडीटी ने अपने ऑर्डर से या फिर एक्ट में कहीं पे भी किसी को कंपनी मान लिया तो वो भी कंपनी मानी जाएगी। अब क्या है फर्म, क्या है एओपी, क्या है बीओए, क्या है, ये समझना है आज की क्लास में। नेक्स्ट, फर्म का बात तो मैं सीधी सीधी बता दूं। फर्म क्या है? फर्म हो गई जब दो लोग,
जब दो लोग आपस में गठबंधन करते हैं, म्यूचुअली एग्रीमेंट करते हैं, वो आपस में जब दो लोग आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं टू शेयर प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, जब वो दो लोग आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट करके कोई व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस करने के लिए काम करते हैं और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे, टू शेयर प्रॉफिट करेंगे, तो उनको क्या बोला जाएगा? पार्टनरशिप फर्म कहा जाएगा। फर्म का मतलब ही यहाँ पे हुआ पार्टनरशिप फर्म हो गया, ठीक है। क्या इनके बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट है? इसको क्या बोला जाता है? इसको सर बोला जाता है, सिंपल सी बात में इसको बोला जाता है, हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। जिसको म्यूचुअल एग्रीमेंट कर दे या पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर दे उसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। फर्म का मतलब समझ आ गया? वो सारी पार्टनरशिप फर्म पे भी इनकम टैक्स लगेगा क्योंकि पर्सन की डेफिनेशन में फर्म भी लिखा हुआ है, फर्म भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा क्या लिखा हुआ? उसके अलावा ये लिखा हुआ सर एओपी भी लिखा हुआ है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सर एओपी बार बार हम देख रहे हैं, बीओआई एओपी, इसको थोड़ा समझाना ये है चीज क्या, बिल्कुल समझाता हूँ। यहां समझ लेना, दुनिया के किसी कोने में कहीं तकलीफ नहीं आएगी। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता है? कुछ लोगों का समूह, एसोसिएशन यानी कुछ लोग आपस में इकट्ठा होकर कोई कार्य करते हैं, उस कार्य के लिए उनका इकट्ठा होना, उन लोगों को क्या नाम दिया जाए कि ये क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, इनको एओपी कहा जाएगा। आज से इनकम टैक्स के अंदर इनको क्या बोला जाएगा? एओपी कहा जाएगा। When person combines together for promotion of a joint enterprises, कोई साथ में मिलके जॉइंट एंटरप्राइजेस, साथ में मिलके कोई व्यवसाय या कोई काम कर रहे हैं, जॉइंट एंटरप्राइज कर रहे हैं। बिजनेस करना ही जरूरी नहीं है, कोई काम भी कर सकते हैं। कॉलोनी में 10 लोग मिलके आपस में साफ सफाई का कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया तो वो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, कि जॉइंट एंटरप्राइजेस साथ में मिलके काम कर रहे हैं। दे आर एओपी इफ दे नॉट इन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान रखना, पार्टनरशिप और एओपी में डिफरेंस इतना सा डिफरेंस है। पहली बात तो पार्टनरशिप हमेशा बिजनेस के लिए की जाएगी, यानी कोई बिजनेस होगा। दूसरी बात, प्रॉफिट शेयरिंग इसके अंदर होगी, हमेशा ही होगी, इसमें होती है नहीं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें अलग करता है, इसमें भी हो सकती है एओपी में प्रॉफिट शेयरिंग भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन एक जो चीज इसमें नहीं होगी और पार्टनरशिप होगी वो होगी हमारा पार्टनरशिप डीड। वो क्या होगी? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड हमेशा ही पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पार्टनरशिप फॉर्म में ही होगी, एओपी में कभी डीड नहीं होगा। तो साफ साफ लिखा, इफ दे आर नॉट इन लॉ यानी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कोई किसी प्रकार की डीड नहीं बनाई है उन्होंने आपस में, तो वो पार्टनरशिप के रूप में, तो वो लोग क्या कहलाएंगे? वो लोग कहलाएंगे एओपी कहलाएंगे। वो लोग क्या कहलाएंगे? एओपी कहलाएंगे। बस इतना सा डिफरेंस है। जब दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलकर कोई जॉइंट एंटरप्राइजेस के रूप में कोई काम करते हैं और वो पार्टनरशिप ना हो, यानी वो पार्टनरशिप नहीं हो, तो वो एओपी कहलाएंगे। अगर पार्टनरशिप हो गई तो पार्टनरशिप कहलाएंगे, अगर पार्टनरशिप नहीं हुई तो वो क्या करेंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्संस कहलाएंगे। सिंपल सी बात। यानी डिफरेंस क्या है इसके बीच? सबसे बड़ा डिफरेंस है इसका, पार्टनरशिप डीड का। ठीक है, डीड नहीं हुई तो वो एओपी, और डीड होगी तो वो पार्टनरशिप फर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपके सामने आती है बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब हुआ जब इट डिनोट्स द स्टेटस ऑफ पर्सन। ये क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कई लोगों के समूह की बॉडी, एक सिंपल से एक आदमी, एक स्टेटस किसी को डिनोट करते हैं हम। लाइक एग्जीक्यूटर्स लाइक ट्रस्टीज, यानी हम ये कहते हैं कि पर्टिकुलर जो गरीबी रेखा से नीचे है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल वाले लोग हैं, वो यहाँ पे एडमिशन ले ले, उनकी एजुकेशन फ्री किया जाएगा, प्लस उनका हॉस्टल सुविधा भी फ्री होगी। इस तरीके का हमने किसी प्रकार का ट्रस्ट खोल दिया। क्या खोल दिया हमने? कोई ट्रस्ट खोल दिया। उस ट्रस्ट के लिए हमने क्या कर दिया? नियुक्ति कर दी ट्रस्टीज की। किसकी नियुक्ति कर दी हमने? ट्रस्टीज, यानी ट्रस्ट को संभालने वाले लोग भी तो होंगे। पैसा सब जगह से आएगा ट्रस्ट को चलाने के लिए, एक सामाजिक कार्यक्रम है, लेकिन उसको संभालने वाला, उसकी सारी जिम्मेदारी लेने वाला कोई एक आदमी, एक स्टेटस तो देना पड़ेगा किसी को। कौन वहां पे सारा दिन रात उसकी संभालेगा, सारा मैनेजमेंट देखेगा? तो उनको बोल दिया ट्रस्टीज, यानी इसके जो भी फैसले लेगा, जो भी काम लेगा, इसके जो भी इसके ऊपर किसी प्रकार की लाइबिलिटी यानी दायित्व आ गया तो उसकी जिम्मेदारी भी किसकी होगी? ट्रस्टीज की होगी। वो ट्रस्टीज होंगे। तो उन ट्रस्टीज को हमने क्या कर दिया? अपॉइंटमेंट कर दिया। अब ये ट्रस्टीज क्या है? क्या ट्रस्टी इसके असली मालिक है? नहीं, ये सिर्फ वो लोग हैं जिसको मैनेजमेंट संभाले। ये सिर्फ एक स्टेटस ऑफ पर्सन है। इन लोगों सबसे आपको बात करने की जरूरत नहीं, एक ट्रस्टी से बात कर लो, इन लोग इस रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा। तो ट्रस्टीज क्या हो गया? ट्रस्टीज एक तरीके के स्टेटस हमने दे दिया कि ये क्या है? ट्रस्टीज। ये किसके लिए काम करेगा? ये बेनिफिशियर्स के लिए काम करेगा। और बेनिफिशियर्स कौन हो गए? जो भी गरीबी सीमा के नीचे वाले लोग, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन हो गए, तो ये क्या हो गए? ये बेनिफिशियरीज हो गए, यानी इनको फायदा मिल रहा है।
फायदा एजुकेशन और हॉस्टल का मिल रहा है, और वो हॉस्टल को उसको संभाल कौन रहा है, ट्रस्ट को संभालने के लिए कौन काम कर रहा है, ट्रस्टीज काम कर रहे हैं, ठीक है। हु merely receives the income jointly and who may be accessible in like manner as the beneficiary individually, यानी उसको सारा पैसा जो भी है वो ट्रस्टी को दिया जाएगा, और ट्रस्टी क्या करेगा, उन पैसों को इस तरीके से खर्च करेगा कि जितने भी उसमें बेनिफिशियरी लोग हैं उन सबको क्या उसका फायदा मिल जाए, उसका बेनिफिट मिल जाए। इसको बोला जाता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एग्जांपल, मेंबर्स क्लब, क्लब मेंबर होते हैं, क्लब मेंबर होते हैं, मेंबर क्लब में जो एक कमेटी होती है, इलेक्शन होते हैं उनके, उस कमेटी में जो मुख्य सचिव होता है या फिर कोषाध्यक्ष होता है, जो अध्यक्ष होता है, उनके सब एक कमेटी बनती है, उस कमेटी के अंदर पैसा सारे डिवाइड, तो वो क्या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहा जाएगा। जैसे ट्रेड एसोसिएशन, ट्रेड बार एसोसिएशन होता है ना, ट्रेड जो व्यवसायी लोग होते हैं जो काम करते हैं उनका एक एसोसिएशन होता है, तो वो भी क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, उनको स्टेटस दे रखा है, पैसा उनको सारे देंगे, लेकिन वो पैसा खर्च किसके लिए करेंगे, सबके लिए करेंगे, जो बेनिफिशियरी है उनके लिए करेंगे इंडिविजुअल, ठीक है। तो इसको बोला जाता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्या बोला जाता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एओपी समझ में आ गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल समझ में आ गया, फर्म समझ में आ गया, कंपनी समझ में आ गया, इंडिविजुअल बता ही चुका था मैं, एचयूएफ बता चुका था, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी मैं आपको बता चुका था, ठीक है। तो यहां तक सारी बात हो गई कि पर्सन की डेफिनेशन क्या हो, ठीक है, इसको मैंने एलोबरेट कर दिया। अब मुद्दा आता है इंडिया। बार बार अपन जहां पे पढ़ रहे इन इंडिया लिख रहे हैं कि इंडिया में होना चाहिए। अच्छा, इंडिया है क्या, इंडिया कितना है, कितना इलाका इंडिया है, क्या टेरिटरी ऑफ इंडिया है, वो सारी चीज अपन पढ़ेंगे, जो इनकम टैक्स में लिखी हुई है वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा इसमें घुमावदार वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, समझना इसको। इंडिया माने क्या, यानी इंडिया की डेफिनेशन, पहली बात तो सेक्शन 225A में दे रखी है, याद रखो नहीं रखो कोई मायने नहीं रखता। इंडिया की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में ये लिखी हुई है कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया की जो संविधान है, जो संविधान भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके आर्टिकल 1 में जो डेफिनेशन लिखी हुई है इंडिया की, वो डेफिनेशन सेम टू सेम डिटो की डिटो यहाँ पे भी अवेलेबल है। उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया यानी क्या, इंडिया यानी इंडिया, भारत दो नाम से जाना जाता है, इसमें एक यूनियन टेरिटरी होती है, यूनियन टेरिटरी होगी, एक स्टेट की टेरिटरी होगी, स्टेट पर प्लस यूटी हो गई, ठीक है, और प्लस अदर्स, अगर कहीं पे भी भारत का कब्जा हो, जो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ बता रहा हूँ, सिंपल से आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ऐसी कोई भी अदर टेरिटरी, ऐसी अदर टेरिटरी कोई भी हो जिसपे भारत का अधिकार एक्वायर्ड बाय इंडिया, तो वो भी इंडिया की टेरिटरी मानी जाएगी। ये आर्टिकल 1 के अंदर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। तो वो तो सेम हो ही गया, जो वहां पे मान रहे हैं वो तो यहाँ पे इनकम टैक्स में भी मानेंगे। अच्छा, टेरिटरी की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? अच्छा, इनकम टैक्स लेंगे कहाँ? अपनी जमीन पर आएगा तभी लेंगे ना, अपने एरिया में आएगा तभी तो उस पर हम इनकम टैक्स लेंगे, टैक्स वसूल करेंगे। अगर यहाँ से कोई फॉरेन बैठा है, यानी क्रिस गेल बैठा है या शेन वॉटसन बैठा है या फॉरेनर कोई भी बैठा है क्रिकेटर, तो उससे मैं यहाँ पे बैठे बैठे उससे थोड़ा टैक्स ले पाऊंगा। मेरे जमीन पे आएगा, यहाँ पे कुछ इनकम करेगा, तो बोलोगा तूने मेरे सर जमीन पे काम किया, यहाँ से पैसा कमाया, मुझे टैक्स दे, तो उसको देना पड़ेगा। तो पहले टेरिटरी डिसाइड करना जरूरी है कि आपकी एरिया कितना है। तो पहले बोला आर्टिकल 1 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ वो एरिया तो है ही है, वो टेरिटरी तो डिट्टो की डिट्टो आप मान ही लो। उसके अलावा टेरिटोरियल वाटर भी है, उसके अलावा कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी है, उसके अलावा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी है, EEZ जिसको बोलते हैं, और एनी अदर स्पेसिफिक मैरीटाइम जोन और अदर एंड एयर स्पेस, जो मैरीटाइम एक्ट है उसके तहत जो भी है एरिया, वो सारा भी सारा इंडिया का माना जाएगा। आप तो सिंपल सी एक बात समझ लीजिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इतना सी चीज समझाता हूँ मैं। अब भारत का नक्शा तो मुझे बनाना आता नहीं भाई, सीधी बात है। ये होगी हमारी जमीन, यहाँ पे लैंड, ठीक है, ये होगी लैंड, यहाँ खत्म होगी लैंड, जमीन खत्म होगी। भारत की समझ लो, कोई भी कोना पकड़ लो, मुंबई पकड़ लो या फिर अंडोमान निकोबार पकड़ लो, कोई लैंड खत्म होगी। अब लैंड से ये पूरा सी इलाका है, यानी समंदर है, हाई सी हो गया, सही है। इसके एक तो कर दो यहाँ पे, एक कर दो यहाँ पे, या इसके आगे आ गया हाई सी यानी वो समुद्री इलाका, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जो एरिया आ गया समुद्र का, वो हो गया, ठीक है। यहां तक समझ लो, मैं 3 क्यों किए। इसको तो बोला जाएगा भाई जी हमारे क्या, ये जो इलाका होगा इसको बोला 12 नॉटिकल माइल्स। क्या बोला जाएगा? 12 नॉटिकल माइल्स। कितना होगा ये इलाका? 12 नॉटिकल माइल्स। आपको बता दूं, एक नॉटिकल माइल्स के अंदर 1.852 किलोमीटर इतना होता है एरिया। कितना होता है? 1.852 किलोमीटर का एरिया होता है। ये सिर्फ जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए, इनकम टैक्स में ऐसे सवाल नहीं आता है, आपको बता दूं, सिर्फ जानकारी के लिए। एक नॉटिकल माइल्स में 1.852 किलोमीटर की एरिया होता है, ठीक है। जमीन जहां पे हमारी खत्म होती है, यानी जमीन जहां खत्म होती है उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक के इलाकों को क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा टेरिटोरियल वाटर। क्या बोला जाएगा? टेरिटोरियल वाटर। ये हमारा इलाका क्या हो गया?
टेरिटोरियल वाटर इलाका हो गया जो यहाँ बोला हुआ। यानी इनकम टैक्स में टेरिटोरियल एरिया तो हो गया, उसके अलावा जितना टेरिटोरियल वाटर है यानी इसके अंदर भी अगर आपने पैसा कमाया, कुछ भी किया इस इलाके के अंदर भी हो, तो आप भारत को आपको टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स की जो एरिया है वो यहाँ पे भी लागू होता है। ठीक है, यहां से जमीन से लेकर यहां तक का एरिया इसको बोला जाता है। ये टोटल होगा कितना तुम्हारा 200 नॉटिकल माइल्स। कितना है 200 नॉटिकल माइल्स जमीन से लेकर हाई सी लास्ट अपना इलाका इतना माना जाता है कि भारत का। इसको बोलता है इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यानी यहां पे आप पाए गए तो ये हमारा जोन है और यहाँ पे जमीन ही नहीं, यहाँ का समंदर ही नहीं, इसके ऊपर का एयर स्पेस भी हमारा होगा। यानी यहाँ पे भी अगर आपने आदान प्रदान किया या किसी प्रकार की इनकम कमाई या किसी प्रकार का माल को बेचा या खरीदा, कस्टम में ये ज्यादा काम आते हैं इसकी डेफिनेशन कि माल इंडिया में कब माना जाएगा इंपोर्ट हुआ, कब माना जाएगा इंडिया से बाहर हुआ, तब इस समंदर इंडिया की जमीन पे वो आया ही नहीं और समंदर में उसने लेन देन कर लिया तो फिर हो जाता। नहीं तो क्या होता पता है, वहां मुंबई पे पोर्ट वाले इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पे आएंगे तो हम कस्टम लेंगे, क्योंकि इंडिया में उतरा माल तो हम कस्टम लेंगे। वो यहाँ से सामने से शिप लेके जाएगा और वो सामने से रास्ते में ही उसको बोलेगा कि वहां रहने दे, अपने भारत में आने की जरूरत नहीं, यहीं पे सारा माल ट्रांसफर कर ले और तो यहीं से चला जाता है, टैक्स नहीं लगेगा, मेरा भी नहीं लगेगा। तो बोले इस इलाके में भी आए थे इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो वो इलाका भी हमारा है, ऊपर सी भी हमारा है और नीचे पाताल लोक भी हमारा है। ठीक है, इकोनॉमिक ये कितना हो गया 200 नॉटिकल माइल्स। और इसके बीच में तो से कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या हो गया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया ये इतना मान लो, ये 12 नॉटिकल माइल्स और कर लो। यानी ये टोटल यहां से लेकर यहां तक ये हो गया 24 नॉटिकल माइल्स, ये हो गया आपका कॉन्टिनेंटल जोन शेल्फ। ठीक है, तो बोला टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल जोन, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये सब हमारा है। ठीक है, इसके अंदर मतलब ये पूरा एरिया माना जाएगा इंडिया, और इसके अंदर कहीं पे भी इनकम टैक्स के इनकम हुई आपकी तो इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा। सीधे सीधे इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी लिख सकते थे, बात करूंगा। ठीक है, चलो ये जो भी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कोई काम की विशेष नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए काम की। तो ये हो गया इंडिया, यानी इतना पूरा इंडिया है। और जब जब मैं इंडिया का नाम लूंगा तो इंडिया के अंदर ये सारा आएगा, 200 नॉटिकल माइल्स तक सारी चीज आएगी इसके अंदर। ठीक है, जमीन, पानी, नीचे पाताल और ऊपर आसमान, सब एयर स्पेस सारा का सारा इसके अंदर आएगा। ठीक है, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर कल मैं करवा चुका था, बता चुका था आपको। असेसमेंट ईयर वो ईयर जिस साल है, जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है सर 22-23, तो इसका प्रीवियस ईयर कितना हो जाएगा, या इसको फाइनेंशियल ईयर कह दो तो वो कितना हो जाएगा कि सर जस्ट इसका पिछला कर लो 21-22 कर दो। यानी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का पूरा इलाका, पूरा एरिया क्या हो जाएगा, मतलब ये पूरा कैलेंडर ईयर, ये साल क्या हो जाएगा हमारा प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर। इसका हिसाब हमें इस साल देना है, इस साल देना है, मतलब इस साल यानी 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक देना है। ठीक है, तो ये असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, व्हाट्सएप नंबर मैंने इसी वीडियो के नीचे दे रखे 8233504084 4084। आप कभी भी मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, द लास्ट वर्जन आज की क्लास का ये है कि सर्टेन केसेस व्हेन इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर विल बी असेस्ड इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। हमेशा तो क्या होता है, प्रीवियस ईयर की इनकम नेक्स्ट जाके असेसमेंट ईयर में होता है। ये अभी अपना पढ़ा, ये इस वाले वीडियो में ये पढ़ रहे थे अपन, इस वाले स्लाइड में, कि असेसमेंट ईयर में क्या होता है, इसमें होता है कैलकुलेशन। अच्छा, कैलकुलेशन कौन से साल की होती है सर, प्रीवियस ईयर की इनकम का कैलकुलेशन अगले साल होती है। यही पढ़ रहे अपन, यही बेसिक कंसेप्ट, और इसी पे इनकम टैक्स चलता है। लेकिन कुछ ऐसे केस है जहां पे हम असेसमेंट ईयर यानी अगले साल आने का वेट नहीं करते और इसी साल इनकम कमाने पर इसी साल उससे टैक्स ले लिया करते हैं। कुछ ऐसे सर्टेन केसेस है, उनको पढ़ लेते हैं। ये 5 प्रकार के केस है, इनको हम पढ़ लेते हैं। इसके अलावा बाकी सब में क्या नियम रहेगा, वही रहेगा कि प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट में टैक्सेबल होती है। ये 5 एक्सेप्शन है, ये 5 अपवाद है और इन्हें हमें पढ़ना है। देखिएगा, पहला शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट। जब फॉरेनर आदमी आया ऑस्ट्रेलिया से, ये नाव लेकर आया, इस तरह की नाव है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर आया, अपने यहाँ माल बेचा और इसने कमाई अपने यहाँ इनकम, और अपन ने बोला ला बेटा इनकम पे टैक्स, तो उसने बोला नहीं बेटा, इनकम मैं अभी जाऊंगा, अगले साल आएगा असेसमेंट ईयर, रिटर्न भरने के डेट आएंगे, तब मैं रिटर्न भरूंगा और तब मैं आपका टैक्स चुकता करूंगा। तो वो वापस यहाँ से जाएगा। अब ये जो शिप्स आती है ना, ये 6-6 महीने, साल 2-2, 3-3 साल में इनकी फेरी होती है, इंडिया की फेरी होगी, तो वापस ये शिप पता नहीं 2 या 3 साल के बाद ये वापस इंडिया में आएगी, और वो सेम आदमी आएगा कि नहीं आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, समझ रहे हो। तो अब क्या अपना टैक्स तो गए, ऐसे ही खाके चले जाएंगे इनकम। तो ऐसा बोल दिया कि भैया अगर कोई नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस के अंदर है और भारत में आया और भारत में इनकम हुई है, तो उसको उसी साल प्रीवियस ईयर में हाथों हाथ टैक्स क्लियरेंस, एक टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है टीसीसी, टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, फिर ही भारत छोड़ पाओगे, अन्यथा नहीं छोड़ पाओगे। फिर ही भारत छोड़ पाओगे, नहीं तो भारत छोड़ नहीं पाओगे।
तो कौन से लोग? जो नॉन रेजिडेंट है, बाहरी फॉरेनर लोग हैं, इंडिया में शिपिंग बिजनेस का काम कर रहे हैं वो, तो शिपिंग बिजनेस आया तो उसी साल प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करें। दूसरा आदमी, पर्सन लिविंग इंडिया, लिविंग मतलब लिविंग इंडिया, लिविंग यानी छोड़ रहा है, भारत को छोड़ रहा है। ऐसा हमें लगता है विजय माल्या, नीरव मोदी वाला कोई तरीके का केस है और हमें लग रहा है भारत छोड़ के भाग रहा है, टैक्स चोरी करके भाग रहा है, या फॉरेनर आईपीएल खेलने आया और यहाँ से उनको टैक्स की लायबिलिटी बन रही है और छोड़ के भाग रहे हैं बिना टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिए, या इंडियन है तो टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती और वो भारत छोड़ के भागने की उसकी व्यवस्था वो कर रहा है, ऐसा पता चल जाए, तब भी हम क्या कर लेते हैं पकड़ के कि भाई इस साल का टैक्स इसी साल देके जा, अगले साल का वेट तेरा नहीं करेंगे, तेरे पे हमें भरोसा रत्ती भरी नहीं है कि तू भारत छोड़ने वाला है, ऐसी हमें शक हुआ। और ऐसा केस हमारे लॉ में है कि शिपिंग बिजनेस वाला हो या भारत छोड़ने वाला लोग हो, उनकी हाथों हाथ टैक्स ले लो, अगले साल की इंतजार नहीं करो। या फिर कोई एओपी और बीओआई या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस, यानी आपने देखो कोई मेले वेले होते हैं या बड़ा कोई प्रोग्राम होता है, दीपावली प्रोग्राम हो गया या कोई शादी का इवेंट हो गया, बड़े सेलिब्रिटी की शादी का इवेंट या आईपीएल है, इस तरीके से, तो बाहर से कई बार या अपने इंडिया से भी ऐसे कोई 3-4 लोग मिलकर ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाते हैं, या ऐसा कोई बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बनाते हैं, उस तरीके बनाकर वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर इवेंट करते हैं और जब तक वो इवेंट चलता है तब तक वो है, जैसे इवेंट पूरा वो अपने एसोसिएशन पर्सन टूट जाते हैं, सारा लेखा जोखा खत्म कर देते हैं और बोले बस ये पर्पस पूरा हो गया, इस पर्पस तक ही हम आपस में साथ है और इस पर्पस तक ही हम क्या है, एक कंपनी है या एक एओपी हो या इस तरीके से। तो इस तरीके से मेले लगते हैं ना, मेले लगते हैं साल में 2 बार लगते हैं, 1.5 महीने 2-2 महीने के हो गए, या कोई इवेंट हो गया तो 1-2 महीने का हो गया, 1-2 महीने के बाद साल में खत्म हो जाएगा। तो अब 1-2 महीने में उन्होंने जैसे 1-2 करोड़ रुपए कमा लिए, अब इस पे बनता है इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स के लिए मैं अगले साल का वेट तो करूंगा नहीं, अगले साल का वेट भी कर दिया तो तुम लोग कौन कहां निकल गया इसका भरोसा नहीं, तो इनकम टैक्स बोलता है ऐसे केस में भी जहां पर्टिकुलर इवेंट के लिए लोग मिलकर कुछ बना रहे हैं, उनका भी उसी साल टैक्स ले लो, अगले साल का वेट मत करो, नहीं तो अगले साल पैसा नहीं आना है। तीसरा हो गया पर्सन। चौथा, पर्सन लाइकली ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, ऐसे कोई आदमी हो नीरव मोदी या माल्या जैसा जो अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा है या अपनी वाइफ के नाम कर रहा है या किसी और के नाम मतलब इधर से उधर ट्रांसफर कर रहा है, इस तरीके का कोई कृत्य कर रहा है, काम कर रहा है और उससे इनकम टैक्स को लगता है कि इससे वो टैक्स को बचाने के लिए सारी चीजें कर रहा है, ये सारा नाटक कर रहा है, ऐसे आदमी से भी बोलो अगली साल वेट नहीं करेंगे, हमें शक हो गया तू ये सब कर रहा है, अगले साल तक तो सब तू कहीं ना कहीं परमानेंट इलाज कर देगा इन सब का, कहीं ना कहीं लगा देगा तू, इसलिए हम तू अभी हमें टैक्स दे दे, अगले साल का हम वेट नहीं करेंगे। ऐसे लोगों से भी हाथों हाथ टैक्स ले लिया जाता है, असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करते, प्रीवियस ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर में ही टैक्स ले लिया करते, यानी अगस्त में सेल किया तो अगस्त में ही ले लिया, आगे अगले साल का वेट नहीं किया। या ऐसे बिजनेस जो डिसकंटिन्यूड बिजनेस है, जो हमें लग रहा है बंद होने वाले हैं या बंद हो चुके हैं, ऐसे बिजनेस से बोल दिया कि भैया हम आगे अगले साल तुम क्या होता कहाँ हो, तुम अपनी शक्ल दिखाओगे नहीं दिखाओगे, मुझे तुम पे भरोसा नहीं, इसलिए तुम अभी टैक्स देके चले जाओ, अगले साल का वेट नहीं करेंगे, अगले साल का वेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ 5 तरह के बिजनेसेस है, 5 तरीके के बिजनेस है, जिसमें क्या होता है, एक शिपिंग बिजनेस नॉन रेसिडेंट जो भारत छोड़ के जा रहा है, या ऐसा कोई पर्टिकुलर इवेंट के लिए कोई एओपी बनाई है, या ऐसे लोग जो अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं टैक्स की चोरी करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, या फिर जो बिजनेस बंद हो चुके हैं, इन सब के केस में टैक्स इसी साल ले लिया जाता है, अगले साल का वेट नहीं किया जाता। राइट, तो ये बेसिक कंसेप्ट की क्लास मेरी पूरी हुई। एक क्लास कल की थी 40-45 मिनट के अराउंड की क्लास, आज कोई 30 मिनट की क्लास ये हो गई। इसमें मैंने आपको सारी बातें अच्छे तरीके से कर ली, इनकम टैक्स के बारे में जितना भी बेसिक कंसेप्ट होता है वो बेसिक कंसेप्ट में आपको यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। जल्दी से जल्दी और भी अपने दोस्तों को कह दीजिए यूजीसी नेट का बैच oneexam.in पे स्टार्ट हो चुका है। क्वेरी आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो, ऐप डाउनलोड करके हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो, और सारी स्पेशलिस्ट फैकल्टी है फॉर योर स्पेशलिस्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।